जो बताया था ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा था कि विद व्हाट आइटम कैटेगरी जनरेटेड द हाईएस्ट रेवेन्यू। उसने कहा था कि कैटेगरी के जरिए, यानी कि आइटम कैटेगरी के ऊपर हमने वो करना है, ठीक है, ना कि हम कर रहे थे आइटम, क्या कह रहे थे हम उनको दूसरे उससे देख रहे थे, वो नाम क्या नाम है उसका, आइटम आईडी से। तो आइटम आईडी से नहीं देखना था, दरअसल आइटम कैटेगरी से देखना था, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो करना होता है, दो डाटा फ्रेम्स को ना वो करना होता है, ज्वाइन, ठीक है। तो ज्वाइन करके फिर आप उसको वो करते हैं, मर्ज मर्ज करते हैं या कॉन्कैटिनेट करते हैं। इसी से ये जो है ना यहाँ पे हमने किया है, ये ये देखें मर्ज, ठीक है, ये दोनों को मर्ज किया है, ठीक है। पहले जो है ना, ये तो खैर वो किया ना, वो कंडीशन थी और कंडीशन, ठीक है। और कंडीशन जो है आपकी ऐसे लगती है, ये नुमान ने उस दिन हमें गाइड किया था, और जमील साहब ने। तो ये जो है आपका, ये ब्रैकेट लगेगी और उसके अंदर और लगेगा। अगर आप ये करेंगे ना, ये ब्रैकेट वाली बाहर वाली हटा के और करेंगे तब भी नहीं होगा ये। तो ये जो ये वाली कंडीशन है, ये एक सिंगल पीस ऑफ कंडीशन बनेगी और अंदर और आएंगे इसके 2006, 2000 सॉरी जून जुलाई अगस्त। तो ये हो गया, ये आपका बन गया एक उसका 2014 में जून जुलाई अगस्त के 3 महीनों का एक बन गया डाटा। तो उसके बाद आपके पास इसको आपने मर्ज करना है किसके साथ, आइटम्स के साथ। आइटम्स में जो है आपके पास कैटेगरी आईडी है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, आइटम आईडी के ऊपर मर्ज करना है, ठीक है। आइटम आईडी के ऊपर मर्ज करेंगे तो वो हमारा डेटा फ्रेम मर्ज हो जाएगा, और हमारे पास जो है उस डेटा फ्रेम के अंदर ये वाले आ जाएंगे, कैटेगरी आईडी। तो हमने असल में इसके ऊपर जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स लेने थे, बल्कि जबकि हम इसके ऊपर ले रहे थे, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं, और यहाँ पे जो ये रिज़ल्ट आया, मर्ज मर्ज रिज़ल्ट आया ना, उसको उसके ऊपर ग्रुप आईडी, ग्रुप बाय किया कैटेगरी आईडी, आइटम कैटेगरी आईडी के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको रेव 3 को आप देख सकते हैं, मर्ज्ड आपका जो है, ये देखें यहाँ पे, ये इसके ऊपर यहाँ पे कैटेगरी आईडी साथ लग गई इसके मेन डाटा फ्रेम के साथ। तो उसके बाद आपने इसको पहले किया कैटेगरी आईडी डॉट सम, यानी कि उसको आपने सम कर लिया, और रेवेन्यू को सम कर लिया, ठीक है। रेवेन्यू को जो है ना आपने सम कर लिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं इसको, आई थिंक ये इसको जो है आप अगर इसको यहाँ पे लगा दें तब भी चलेगा, इधर अगर चलना चाहिए इसको, हाँ ठीक है, इधर भी लगा दें तो तब भी चलता है, इधर भी लगाएं तब भी चलता है। तो ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू रेवेन्यू को सम करना है, पहले टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, और कैटेगरी आईडी के हिसाब से ग्रुप हो जाएगा। अब आपके पास एक ग्रुपिंग बन गई, जिसमें अगर हम इसको देखना चाहें तो भी देख सकते हैं इस आइटम को। ये एक सीरीज, एक एक वो है, ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट होता है, और उसके साथ अगर आप सम लगा दें तो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है। अब आपके पास जो है कैटेगरी आईडी के हिसाब से हर एक कैटेगरी आईडी का उसने सम दे दिया है, कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, जून जुलाई मई, जून जून जुलाई अगस्त के लिए, ठीक। उसके बाद ये सम आ गया यहाँ तक,
उसके बाद IDX मैक्स करता है आपको, जहाँ पे मैक्सिमम सम होता है उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये जब फंक्शन है तो यहाँ से जब इसके ऊपर हम ये लगाएंगे IDX मैक्स, तो आपको ये जो है ना, जो बिगेस्ट है ना, वो आपका ये है, ये बिगेस्ट आइटम जो है ना आपको उसने रिटर्न कर देना है। तो वो जो है आपका 20 इंडेक्स है ये। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये मैंने बेसिकली दो तरीकों से किया, एक मैंने नेट से देखा था गिटहब से, और एक मैंने अपने तरीके से किया। यहाँ ये जो है एक ये तरीका, ये गिटहब वाला तरीका है, ये जो है ये मैंने सोच के किया था। इसका जो है ये था कि हाउ मैनी आइटम्स आर देयर सच दैट देयर प्राइस स्टे कांस्टेंट ऑन टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम। वो कहता है कि अब आपके पास ना दरअसल इस पूरे डाटा फ्रेम के अंदर कुछ 3-3.5 लाख रोज हैं। ठीक है, और दैट मीन्स के हर आइटम की जो सेलिंग हुई है एवरी डे हर, और हर मुख्तलिफ मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर। तो कहता है कि कौन से ऐसे आइटम है जो कि ना ओवर द पीरियड ऑफ ऑल, मतलब 3 इयर्स जो है वो चेंज नहीं हुई प्राइस। ठीक है, तो इसका तरीका जो मैंने सोचा था वो ये था कि क्योंकि अगर हम एक मतलब हमारे उस लिस्ट के ऊपर जो कि एक आइटम की लिस्ट होगी, हर आइटम की लिस्ट अगर हम वो फिल्टर कर लें और उसके बाद उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर ग्रुप कर लें पहले। ठीक है, जैसे ये ग्रुप कर लिया, पहले उसकी प्राइस को उसके एटम आईडी के साथ ग्रुप कर लिया। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जो है ना जीरो हो, अगर किसी आइटम की प्राइस की स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो, यानी कि ऑल द पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो थोड़ी सी भी चेंज होगी तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो नहीं रहेगी। ठीक है, अगर उसकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी ना, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो रहेगी पूरे 3 साल के दौरान। तो मैंने ये लगाया। अच्छा, उसमें भी एक बड़ा मसला आ रहा था मुझे। मसला ये आ रहा था कि जब मैं ना इसको ये करता था ना, ये वाला, सिर्फ ये पोर्शन लेके अगर मैं यूं करूं और इसके ऊपर मैं STD लगा दूं डायरेक्ट। ठीक है, तो और इसका जो है यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी सारी, सबकी, यानी सारे आइटम्स की प्राइस की स्टैंडर्ड डेविएशन। देन मैं ये कर रहा था कि जो मैं करने की कोशिश कर रहा था वो मैं ये कर रहा था कि अब यहाँ से इसकी जो है फर्ज किया यही वाला वाह अपना इक्वल टू, अच्छा इसको पहले देखते हैं। एक मिनट, ये क्या है? ट्रांजेक्शन एंड ऑफ, क्या ये क्यों हो रहा है एरर? एक मिनट, यहाँ पे ठीक है, ये आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ना कुछ आइटम जो है ना नान आ रहे हैं, नान। ठीक है, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। इसने मुझे बड़ा तंग किया है। अब इसकी वजह मैं जानने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की कि क्यों आ रहा है ये ऐसा। ठीक है, फिर मैंने ना जाके ना क्या किया, जाके इसके अंदर जाके ना मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हर डाटा फ्रेम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने कहा ये क्यों आ रहा है ना, तो ये ठीक है, ये क्यों आ रहा है। हालांकि अगर आप किसी भी नंबर की अगर आप लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन STD 9.0 मिसाल है इसे, सॉरी एस NP डॉट, ठीक है, तो एक कांस्टेंट नंबर की भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जीरो आती है। ठीक है, और अगर आप एक फर्ज क्या जीरो लेते हैं तो उसकी उसकी भी जीरो आती है।
ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये स्टैंडर्ड डिविएशन में ले रहा हूँ तो ये जीरो क्यों आ रही है, ये नॉन क्यों आ रही है। ठीक है। तो मैंने फिर मतलब डिस्कवर किया कि जब हम एक्चुअली ये जो है एक अपना आपका एक जब आप इस सब्जेक्ट को देखते हैं, आपका ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है ये एक, अगर आप इसको स्टोर कराएं इसमें f इज इक्वल टू फर्स्ट क्या दिस है। ठीक है। तो मैंने इसको फिर मैं लूप लगा के फॉर आई इन f, ठीक है, प्रिंट आई, ठीक है। और यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं, थोड़े से ऑब्जेक्ट देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते, ताकि j इज इक्वल टू 0, j प्लस इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू 1, और इफ j इज ग्रेटर देन 5 देन ब्रेक कर दें। ठीक है, ताकि ज़्यादा लूप ना चले। तो इसको मैं ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। ठीक है, इसको आप वैसे नहीं देख सकते क्योंकि ये ग्रुप बाय है ना, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, प्रिंट आई करना है ये। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास मैंने अभी इसका कहाँ पे वो लिया था, ये वाला नहीं, ये वो कहाँ गया, अच्छा वो मैंने हटा दिया। डॉट std, ठीक है। ये देखें, अब वो जो आइटम आईडी 1 है उसके ऊपर नान आ रहा है, और इस तरीके से आइटम आईडी 4 पे और 5 पे। ठीक है। तो मैं जब जाके देखा यहाँ पे, अब आइटम आईडी जो ये 1 है, ये 0 है, इस पे तो वैल्यू 58 पड़ी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नान आ रहा है। ठीक है। और आइटम आईडी 1 पे मतलब ये वैल्यू पड़ी है, इसका ठीक आ रहा है, चलो जी इसकी स्टडी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 आ रही है क्योंकि ये आपकी 0 आ रही है, सही। और इसी तरीके से जब मैंने ये देखा, ये देखें, ये आइटम नंबर 2 पे भी दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, दो वैल्यूज़ पड़ी हैं। आइटम नंबर 3 पे भी दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इस तरीके से जब मैंने ये देखा, जहाँ पे सिंगल वैल्यू है ना वहाँ पे नान दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास 4 और 5 पे नान दे रहा था। तो ये मुझे फिर मैंने ये डिस्कवर किया, ये मैंने रिजल्ट निकाला कि अगर आपके पास एक सिंगल वैल्यू हो ना कोई, और उसके ऊपर आप डाटा, यानी कि आप इसके ऊपर लगा रहे हैं ना डाटा फ्रेम, क्योंकि अच्छा इसके अंदर जो है ना, ये आपके एक डाटा फ्रेम टाइप मतलब है, यानी कि आपके पांडा सीरीज है ये। हर हर ग्रुप ऑब्जेक्ट जो है ना, ये 1 का है या 0 का है या आपका 2 का है, ठीक है, या आपका 3 का है, ये सारा एक अलग अलग एक यूं समझें एक काइंड ऑफ डाटा फ्रेम अंदर पड़े हुए हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, या एक पांडा सीरीज पड़ी हुई है। जब आप पांडा सीरीज के ऊपर या डाटा फ्रेम के ऊपर अगर आप एक ये वाला मेथड लगाएंगे ना उसका, जिसके अंदर एक सिर्फ सिंगल वैल्यू पड़ी हुई हो, तो वहां पे ये नान दे देता है। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर अलग अलग से किसी तरीके से नमफाई डॉट स्टैंडर्ड डिवीजन लगाऊं। तो फिर मैंने ये तरीका लगाया इसका, इसके ऊपर ग्रुप बाय करके उसके ऊपर डॉट अप्लाई लैम्डा वाई एनपी डॉट एस टी डी वाई। तो इसका जो है इसके ऊपर जब आप लगाएंगे आइटम प्राइस के ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन नम फाई के जरिए, तो वो जो है आपको सही वैल्यूज देता है, वो गलत नहीं देता। ठीक है, ये चीज़ थी बस। तो देना उसने भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे वो नान नहीं करेगा, ये ज़ीरो कर देगा उसको यहाँ पे। ठीक है। अगर आप इसको देखें यहीं यहीं पे अगर आप इसको देख लें, अगर अप्लाई कर दें ये वाला, और हाँ जी ये चीज़, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा देर लेगा क्योंकि ये आपका लूप्स वगैरह लगा के अंदर उसके वो प्रोसेस कर रहा हो। ये देखें, इसमें जो है आपके पास 0 दे रहा है। ठीक है, 4 पे 0 दे रहा है, 5 पे 0 दे रहा है, नॉन कहीं भी नहीं है। ठीक है।
तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी ऐसी प्राइसेस हैं जो कि ना ओवर द होल 3 इयर्स चेंज नहीं हुई। तो वो जो है हमने सिंपली ये करके, ये हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, अब सिंपली हमने उसमें से जीरो की वैल्यूज चेंज कर दें, जीरो की वैल्यूज काउंट कर लेनी है। तो ये वॉल में ये स्टोर करा दिया, ये वाली चीज़ सारे आइटम्स के लिए। ठीक है, 21,000 आइटम्स हैं। ठीक है, 21,807। उसको यहाँ पे वॉल वॉल ज़ीरो और डॉट वैल्यू काउंट्स। ठीक है, और उसके अंदर जो है ये ज़ीरो इसलिए लगाया कि उसका हमें वैल्यू निकाल के दे दे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको वो जो है ना वो डिफरेंट देगा। मिसाल के तौर पे कैसे, ये अगर हम वॉल वी इज इक्वल टू दिस कर दें तो और यहाँ पे वी इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। अगर मैं इसको रन करूं तो ये आपके पास ना ये एक मतलब वो दे रहा है कि इसकी वैल्यू ये है और काउंट्स ये हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे ही पास कर दूं यहाँ पे तो वो एरर देता है, क्योंकि ये पूरा एक एक सीरीज जो है ये इसमें से पास कर देता है। तो वो वैल्यू असल में हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये लेने के लिए आप इसमें से ये पहले आइटम, मतलब आप इंडेक्स देखते हैं ना, ये पहला आइटम उसकी वैल्यू निकाल के दे दे। ठीक है, तो वो हमें इसने यहाँ पे रिटर्न कर दी। तो ये आपके पास आंसर इसका आ गया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें आगे चलते हैं। और फिर ये चौथा सवाल मैं कर रहा था, लेकिन अच्छा ये चौथा सवाल, हाँ जी, ये चौथा सवाल, चौथे सवाल में जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है, मुश्किल सा थोड़ा सा है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा वेब पे भी देखना चाह रहा था उस पर, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी फिलहाल, मैंने कहा इकट्ठे देखेंगे। What was the variance of the number of sold item per sequence of the shop with shop ID is equal to 25 in December 2014? वो कहता है कि शॉप आईडी 25 है और 2000 दिसंबर 2014 के अंदर जो है ना उसके आइटम जो सोल्ड हुए हैं, ठीक है, उसकी जो है वेरिएंस निकालें। ठीक है, डो नॉट काउंट द आइटम्स, डो नॉट काउंट द आइटम्स दैट वर सोल्ड बट रिटर्न्ड बैक लेटर। तो अब इसका जो है उसने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे जब लिंक पे जाते हैं तो आपके पास इधर एक फार्मूला है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये जो है कंप्यूट अनबाइस्ड एस्टिमेट। अच्छा, इसमें एक तो कहता है कि फिल द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एंड डेज अरे। तो यहाँ पे जो है एक तो नंबर ऑफ डेज आएंगे कि भाई कितने डेज थे। तो एक तो नंबर ऑफ डेज मतलब आपके शॉप जो है आपकी 25, उसमें उसने दिसंबर 2014 में मतलब आपके पास कितने डेज हैं जिसमें मतलब उसने सोल्ड की हैं चीज़ें। तो मैंने इसको फिर इस तरीके से किया है कि पहले तो मैंने एक अच्छा उसमें दूसरी चीज़ ने ये कहा कि ये फार्मूला देखें। ठीक है, वो फार्मूला देखा फिर, और यहाँ पे जब गए तो ये आपके पास अनबायस्ड, उसने कहा कि अनबायस्ड कैलकुलेट करनी है। अनबायस्ड वेरिएंस जो है वो इसका ये फार्मूला है। तो इसमें जो है ना जब मैं इसके ऊपर गए विकीपीडिया के ऊपर यहाँ पे, तो विकीपीडिया के ऊपर थोड़ा सा इसको देखा और इसका फार्मूला वगैरह इसको थोड़ा सा स्टडी किया। तो इसमें असल में आपके थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल वो हैं आइडियाज़। तो थोड़ा सा मैंने इसको स्टडी किया था यूट्यूब पे जाके। तो वो एक होता है सैम्पल वेरिएंस और एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस। जो आप सैम्पल वेरिएंस लेते हैं तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन करूं? जी जी।
सर एक्चुअली मैं डेटा फ्रेम बना रही थी, उसमें मैंने कॉलम्स के नेम दिए थे। जब मैं कॉलम के नेम दे रही हूँ तो मेरा सारा डेटा नन आ रहा है। आप ये अगर इधर समझ आ गई है तो फिर आपको आप इसको ट्राई कर लें। कैसे नन आ रहा है? मैं ग्रुप बाय करूँ? नान आ रहा है या नन एक कैसे, मतलब समझ नहीं। आपके पास बुक नोटबुक खुली हुई है? आपके जी पास सर, नोटबुक खुली खुली हुई है? हुई है। अच्छा, तो आप शेयर कर ले स्क्रीन, फिर उसको देख लेते हैं क्या मसला है, क्या क्या वो आप मिस्टेक कर रही हैं। ओके, आप पहले पढ़ा लें, फिर एंड में आप देख लीजिएगा। सही है। तो ये एक वीडियो मैं देख रहा था स्टैटिस्ट की, तो ये चैनल बाय द वे ये बहुत अच्छा चैनल है और ना बहुत एक्सपीरियंस ये है बंदा। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये एक बात मैंने कहनी थी कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका स्क्वायर वेरिएंस होता है, जो हम जी 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 स्टैट्स में निकालते हैं आमतौर पे। जी जी तो जी स्टैंडर्ड जी जी डेविएशन के अगर हम स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस ही आता है। जी जी। वो तो फिर फार्मूले को जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का उसको यूज करके उसको स्क्वायर ले लें तो कैलकुलेट हो नहीं जाएगा। सर वो कोई है एक चीज, वो है अनबायस्ड। अनबायस्ड में जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करते हैं टर्म। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके ना, अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये एक उसने कंडीशन लगाई है इधर। उसने कहा है कि ये कहता है कि हाउ कंप्यूट द वेरिएंस रिमेंबर देयर कैन बी डिफरेंसेस इन हाउ यू नॉर्मलाइज द वेरिएंस, बायस्ड और अनबायस्ड। ठीक है, तो वो कहता है कि दो किस्म की वेरिएंस है, एक बायस्ड है और एक अनबायस्ड है। और कंप्यूट अनबायस्ड एस्टिमेट, कहते हैं अनबायस्ड आपने यूज करनी है, बायस्ड यूज नहीं करनी। तो उसमें उसने ये बताया कि आपके पास पी डी डॉट वेरियंस या एन पी डॉट वेरियंस का जो आपका मेथड है या फंक्शन है उसको यूज करना है, लेकिन उसमें एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये डी 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 ऑफ या डी डी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो मैं फर्दर उसको एक्सप्लोर करने के लिए जब गया तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये देखिए। Understanding degrees of freedom for variance and standard deviation. I'm going to show you graphically the idea of degrees of freedom. I'm going to show you a numerical example and look at the difference and the impact of the n-1 adjustment. I'm also going to discuss why we divide by n for the population variance and n-1 for the sample variance. So let's imagine you have a bell curve, a population, like that, with a mean in the middle, mu, the mean. And I take some sample, which is that blue line, and a sample is a subset of the population, and it has a mean of x bar. Since the sample mean and the population mean are not equal, there's some error rate, or some error between the two. अब ये एक मतलब पूरे एक डाटा है बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा डाटा है, पॉपुलेशन कहते हैं उसको। अब उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया, जैसे हम एक सबसेट लेते हैं, जैसे ट्रेनिंग सेट लेते हैं या टेस्टिंग सेट लेते हैं या वैलिडेशन सेट लेते हैं, तो उसका एक सैंपल होता है ये। ठीक है, बड़े डाटा सेट का। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसका मीन देखें तो इसका मीन जो है, मीन वैल्यू आपके सैंपल की, और जो मीन वैल्यू इसकी है आपके बड़े डाटा सेट की, पॉपुलेशन की मीन वैल्यू है, उसके अंदर थोड़ा सा एरर आएगा। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यू होगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू होगी। As my sample gets larger, the error rate decreases, of course, or should decrease. If I only divide by n to get variance, there's no adjustment. But when I divide by n-1, there's an adjustment, and the bell curve gets spread out. अब वो कहता है कि अगर इसको टोटल नंबर ऑफ यानी कि सैंपल्स से डिवाइड किया जाए और उससे वेरिएंस निकाली जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास जो है एडजस्टमेंट नहीं हो सकती आपके ना इस कर्व की। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपका जो जो ये वाला इसका मीन है, ये इसके
इसके स्कोप से आउट है, ये वाला पॉपुलेशन का मीन। तो अगर आप n की बजाय आप n-1 से डिवाइड करें इस टर्म को, तो ये जो कर्व है ना, ये स्प्रेड हो जाती है थोड़ी, ठीक है। ये स्प्रेड होगी ना, तो फिर जो है आपका ये इसके स्कोप में आ जाएगा म्यू, और इसका एरर रेट कम हो जाएगा। And hopefully the population mean is somewhere inside that bell curve, the adjusted bell curve. Now imagine I take the numerator of these two equations and I just say it's 240. Don't worry about how, it's just 240. And I'm going to take 240 divided by n, which is the sample size. And I'm going to take 240 divided सर आवाज नहीं आ रही। सेट का मसला बन गया जी। तो यहीं यहीं पे थे ना आप लोग, यहीं पे? जी सर, यहीं पे था। and I'm going to take 240 divided by n minus 1, and I'll look at the difference and compare those results. I'm going to make a little table so I can keep track of the results. And across the top, I'm going to have 240 divided by n, and also 240 divided by n minus 1. So let's assume we have a small sample of only 4. So n is equal to 4. And again, that's my sample size. So I take 240 divided by 4. And this is equal to 60. And that would be my sample variance without n minus 1. Now, if I do the same thing, but this time I take 240 divided by n minus 1, or 240 divided by 3, 4 minus 1 is 3, my sample variance would be 80. So the difference between these two is 20. So I got 60 without the n minus 1 and 80 with the n minus 1. So now let me increase the sample size to 6 and see what happens to these two calculations. 240 divided by 6 is 40. And 240 divided by 6 minus 1, or 240 divided by 5, is equal to 48. Now the difference has dropped to 8. As I increase my sample size, notice that the difference between the n and n minus 1 calculation becomes less and less and less. And by the time I get to 20, a sample size of 20, it's dropped to 0.6. As you can see, this n minus 1 adjustment makes a big difference with small sample sizes, but as the sample size goes up, the impact is less. And in fact, by the time we get to 120, the difference is only 0.01. Let me graph this for you now. Along the horizontal axis is sample size, and along the vertical axis, or the y-axis, is difference. And what I've graphed is the differences for sample sizes from 4 to 20. At small sample sizes, there's a big difference, and at large sample sizes, there's a very small difference. So this n minus 1 adjustment makes a big difference at small sample sizes, and less of a difference as the sample size grows. The last thing I want to discuss is why we don't make the same adjustment for a population variance, but we make the adjustment for a sample variance. So let me draw the population bell curve with a population of mu, and I'll put in a sample the same size as the population. So the sample mean and the population mean are equal. Sample and population are the same. No error, no adjustment needed.
Let me show that to you another way. Let me draw back in that bell curve, the population bell curve, and with a population mean of mu. The sample mean is x bar. We need to make an adjustment because the sample mean is not the same as the population mean. We have an error. So if the sample size grows and grows and grows, or I let it grow doing more sampling, the error gets smaller and smaller until eventually there's no error. The means are equal to each other. And again, no adjustment is necessary. There's no error and no adjustment needed. You'll see this degrees of freedom idea in a lot of different calculations and statistics. And in a subsequent video, I'm going to talk to you about the theory or the idea behind it to begin with. इसका कुछ थोड़ा सा समझ आया है? तो ये है, इसमें जो आप सैंपल ले रहे हैं ना एक, तो सैंपल वेरिएंस जो है, असल में सैंपल वेरिएंस को आपने जो है डिग्री अपना मेरे ख्याल में n-1 यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके तो उसको आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसका जो है ये था इसका बेसिकली थोड़ा सा आइडिया। अब मुझे नहीं पता ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है या क्या है, लेकिन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब यूज़ किया है। यहाँ पे ना आप देख रहे हैं कि पहले मैंने क्या किया कि शॉप आईडी 25 और ईयर 24, ठीक है, और मंथ 12, ये आपका एक मास्क हमने ले लिया है, ठीक है, उसका ट्रू फॉल्स का, और उसको हमने यहाँ पे काउंट ऑफ आइटम्स, मतलब इस महीने में 2014 इस महीने में 12 दिसंबर में हमने वो निकाल लिए। तो ये आपका था टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। अच्छा, अब उसने यहाँ पे एक बात की है जो है, ये मेरे ख्याल में थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी इधर। हमने यहाँ पे -1 को निकालना था, ये क्योंकि इसने कहा है कि जो है ना आपने क्या करना है कि -1 को नहीं काउंट करना। यहाँ पे लिखा हुआ है शायद ये do not count the items that were sold but returned back। तो यहाँ पे शायद ये मिस्टेक है, यहाँ पे सारे नहीं लेने थे, वो लेने थे जो कि 0 ना हो। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, नंबर ऑफ़ डेज़ कैसे कैलकुलेट होंगे? मेरा ख्याल है नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो ऐसे कैलकुलेट होंगे कि आपके पास ये टोटल रोज़ कितनी है ये वाली, ठीक है, तो जितनी रोज़ हैं उतने डेज़ होंगे, या मेरा ख्याल है, अब मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं है, अगर आप कहते हैं तो गिटहब से देख लेते हैं। गिटहब पे किसी ने सर्च किया है इसको? कॉम्पिटिटिव डेटा साइंस में अगर इसको ग्रुप ऑन डे पे करें तो फिर सर जी एक मिनट, ये मिल गया है कोड इधर से। ये है शॉप आईडी इज इक्वल टू 25 एंड विद, ये आपका वो सेलेक्ट हो गया दिसंबर, ग्रुप बाय डेट डॉट सम, ये आपका हो गया वैल्यूज। ये तो इसने वही किया है ना, ग्रुप ट्रांस डॉट वैल्यूज, ये जो है नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। कहीं जब कोई चीज परचेज होती है तो उसकी क्वांटिटी आती है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई चीज 5 की क्वांटिटी में खरीदी है और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है -3 की, तो यानी कि उसने 3 वापस कर दी है, तो यानी कि उसने दो परचेज की हैं, तो सम के अंदर 5 - 3 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब सम